पूरा शहर रहस्यमयी शक्ति के हमले से मृत शहर बन गया था। जिसने भी आंखें खोली अजीब तरह से मरा। आंखों पर पट्टी बांधे पिता पुत्री सड़क किनारे भोजन ढूंढ रहे थे, तभी पहियों के लुढ़कने की आवाज आई। कासा समझा कि कोई आ रहा है। यह जाने बिना कि वे कौन थे, उसने बेटी को छिपाया, फिर दूसरे दल में शामिल होने की विनती की। कासा ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, लेकिन इस प्रलय के माहौल में जिसके पास, उन्होंने कासा की मदद करने से तुरंत मना कर दिया। कासा को अपनी अंतिम चाल चलनी पड़ी। उसे जनरेटर का पता था। यह सुनकर वे तुरंत मान गए। वे कासा को साथ रखने का सोच ही रहे थे कि एक अशुभ हवा चली और एक अदृश्य राक्षस पास आ रहा था। सब घबरा गए और कासा को शिविर ले जाने का फैसला किया। छोटी गाड़ी से बंधी खींचने वाली रस्सी के सहारे वे जल्दी ही एक जगह पहुंचे। पार्किंग स्थल। दरवाजे बंद होते ही सबने आंखें खोली। कासा ने दीवार पर बाहर जाते समय आंखें ढक लें लिखा देखा। शायद यही वजह है कि वे अब तक जिंदा हैं। रात के खाने के बाद सभी लोग अपने अनुभव साझा करने बैठे। एक अंधा चाचा दहशत में कहते हैं कि बाहर के राक्षसों से भी ज्यादा खतरनाक अनुयायी है। वे बाहर आंखें खोलकर निर्दोष बचे हुए लोगों को परेशान करते हैं। चाचा को इन्हीं लोगों से मिलने के कारण अपनी आंखें खुद निकालनी पड़ी, तभी वे बच पाए। कासा ने अपने चेहरे के भाव छुपाने के लिए गर्म सूप पिया। गहरी रात में सभी बस में सो गए। अपनी बारी में कासा ने चुपके से चाबी निकाली और ड्राइविंग सीट की ओर चला गया। लंबी बालों वाली लड़की ने रोकने की कोशिश की और दरवाजा पहले से बंद था। कासा ने तुरंत बस चालू की, पूरी गति से चलाना शुरू किया और बाहर भागा। जागे हुए लोग अलगाव का दरवाजा तोड़ने लगे, लेकिन वे लगभग पागल कासा को रोक नहीं सके। बस कमान से छूटे तीर की तरह सीधा बाहर की सड़क पर उड़ गई। एक आदमी ट्रेन से उतरा। अदृश्य राक्षस पास आया। उसकी आंखें जम गईं। उसने कांच के टुकड़े उठाकर गर्दन पर मार लिए। पास कासा सुनहरी रोशनी देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वह वही राक्षस का अनुयायी था जिसके बारे में अंधे चाचा ने बताया था। कासा ने उन बचे हुए लोगों की मदद की जो आंखें खोलने को तैयार नहीं थे। कल रात तक उसके साथी एक एक करके मर गए। सुनहरी रोशनी के साथ कासा की बेटी अचानक आ गई और पिता को दुनिया बचाने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि उनका परिवार फिर से एक हो सके। इन बातों से कासा आपदा वाले दिन पर चला गया जब टीवी पर देश भर में अजीब मौतों की खबर आ रही थी। कासा को कुछ गड़बड़ लगी और उसने बेटी को स्कूल से लाने का फैसला किया, पर कंपनी से निकलते ही आसमान से गिरे एक व्यक्ति ने उसकी कार तोड़ दी। कासा अराजक भीड़ संग मेट्रो स्टेशन चला। लोगों को शांत देख आदमी ने राहत की सांस ली ही थी कि एक कागज का कप उसके पैर तले से फिसल गया। देखा तो रेल पटरी पर पड़े कंकड़ धीरे धीरे तैरने लगे। गड़बड़ समझकर कासा तुरंत भाग गया। जो यात्री समय पर नजर नहीं हटा सके, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। जैसे ही मेट्रो स्टेशन पर आने वाली थी, वे सब प्लेटफॉर्म से कूद गए। कासा मेट्रो से भागा, पर सड़कें और अराजक थीं। उसका दिल बैठ गया। वह घबराहट में स्कूल पहुंचा, जहां बेटी कोने में दुबकी थी, अनहार्मड। जैसे ही वे निकलने को हुए, सामने एक जोरदार धमाका हुआ। कासा को बेटी संग चर्च में छिपना पड़ा। वहां का पादरी किसी चीज से उत्तेजित होकर बड़बड़ा रहा था कि आस्था अदृश्य में विश्वास है और अब समय आ गया है कि हम ईश्वर के अवतरण का स्वागत करें। कासा ने उस ढोंगी बाबा को डांटा, कहा उसे बस बेटी की सुरक्षा चाहिए। फिर जैकेट से उसकी नजर रोक दी। बाप बेटी आखिरकार घर के नीचे पहुंच गए। कासा की पत्नी ने गाड़ी तैयार रखी थी। परिवार शहर छोड़ने की योजना बना रहा था, पर पत्नी मुड़ी तो योजना टालनी पड़ी। बाप बेटी चर्च में दुबके हुए हैं, कहीं जाने की हिम्मत नहीं। दिन रात प्रार्थना के बाद उसे लगा जैसे भगवान उसे बुला रहे हैं। बेटी का जन्मदिन मनाते ही डाकू दरवाजा तोड़कर आ गए। जब कासा जागा तो उसे और बेटी को छत पर लाया गया। उनका लीडर चर्च का पादरी था जो राक्षस का अनुयायी बन चुका था। उसने लड़की के माथे पर एक आंख बनाई और जबरदस्ती उसकी आंखें खोल दी। पुतली का रंग बदलते ही कासा असहाय होकर अपनी बेटी को छत से कूदते देखता रहा। अत्यधिक क्रोध से वह पादरी से भिड़ने ही वाला था कि अचानक एक झोंके से कासा की आंखों का रंग बदल गया। उसकी मुट्ठी ढीली हुई। मृत बेटी फिर दिखी। कासा राक्षस का अनुयायी बना और उसे बेटी का भ्रम भी दिखने लगा, जो पिता को निर्दोष बचे हुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए लगातार बहकाती थी। कासा को यकीन था कि पर्याप्त आत्माओं को मुक्ति देने से उसका परिवार फिर एक हो जाएगा। उस दिन उसने एक नए शिकार पर नजर रखी। जैसे ही वह पास जाने वाला था, एक शिकारी कुत्ता अचानक बाहर आ गया। पता चला दूसरी तरफ एक बड़ी टीम थी। कासा ने फिर वही पुरानी चाल चली। बोला उसे जनरेटर का पता है। राक्षस पास आते देख लोगों के पास सोचने का वक्त नहीं था, तो वे कासा को अपने शिविर ले गए। पहले से अलग टीम के कुछ लोग उसी दिन जनरेटर खोजने निकल पड़े। कासा को कोई मौका नहीं मिला। उसे रणनीति बदलनी पड़ी और कहा कि वह झूठ बोल रहा था, कोई जनरेटर नहीं है। अगर वह ऐसा न कहता तो उसे बाहर भटकना पड़ता। कुछ लोग कासा को तुरंत निकालने पर आमादा थे। तभी एक छोटी बच्ची ने गुस्साए लोगों को रोका। उसका नाम सोफिया था, जो मां से बिछड़ गई थी। वे एक पूरी तरह सुरक्षित ठिकाने पर जा रहे थे। वह पहाड़ पर बना एक किला था, जहां केबल कार से ही पहुंचा जा सकता था। यह राक्षस से बचने का सबसे अच्छा स्थान है।
यह अच्छी जगह थी। उन्होंने कासा पर ध्यान नहीं दिया और अगली सुबह निकलने का फैसला किया। कासा मन ही मन खुश हुआ और उसी रात उसने गाइड कुत्ते की रस्सी काट दी। अगले दिन अदृश्य राक्षस इकट्ठे हो गए। सबको तीव्र बेचैनी हुई। मार्गदर्शक कुत्ता भौंकता रहा। उसने आसानी से पट्टा तोड़ दिया, जिससे लोग बेकाबू हो गए। बेसब्र ने पट्टी हटाई और अगले ही पल उसका सिर कार के शीशे से टकराया। कासा यह सब खुशी से देखता रहा। पारिवारिक पुनर्मिलन के एक कदम और करीब आ गया। एक मार्गदर्शक कुत्ते ने पट्टी हटा दी। वह भी चपेट में आ गया और अपने सफेद बालों वाले मालिक को काट लिया। खैरियत रही कि तभी एक शरणार्थी घर मिला। उसने सबको पास बुलाया, जिससे जान बच गई। कासा ने डरने का नाटक किया। लाल कपड़े वाली ऐना घबराई हुई थी। ये राक्षस हर जगह है, जैसे शैतान। पीले कपड़े वाला आदमी एक अनुभवी भौतिकी प्रोफेसर था, जिसने क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार राक्षसों का विश्लेषण किया। देखे जाने से पहले वे किसी भी रूप में हो सकते हैं। जब लोग उन्हें देखते हैं, वे हर किसी के आंतरिक मन के अनुसार बदल जाते हैं, जिसे वे देखना चाहते हैं। ऐना ने सिर हिलाया। बाहर उसने मरे हुए भाई की पुकार सुनी थी। कासा यह सुनकर दंग रह गया। उसे लगा जैसे उसके संजान को एक बड़ा झटका लगा है। एक घर के पास से गुजरते हुए उसने सोफिया को एक कोने में रोते हुए देखा और उसके दिल में एक परिचित एहसास जागा। कासा ने बेटी का हार अनजाने में उसे दिया। तभी हॉल में चीख उठी। सफेद बालों वाले कुत्ते मालिक का घाव बिगड़ गया था। एंटीबायोटिक जरूरी थी। सबने आंखों पर पट्टी बांधकर इमारत खोजी। कासा को फिर मौका मिला। उसने पर्दे खोले और पीले कपड़ों वाले प्रोफेसर को आंख पट्टी हटाने को कहा। वह तुरंत फंस गया, पर कासा अब उतना उत्साहित नहीं था। तभी अन्ना हलचल सुनकर कमरे में आई। बेटी ने पिता को दोबारा मारने को उकसाया, पर कासा ने नहीं किया, क्योंकि हत्या के बाद उसे कोई रोशनी नहीं दिखी। बेटी ने समझा पिता का विश्वास हिल गया था। यह सब पीले कपड़ों में प्रोफेसर के राक्षस संबंधी बातों के कारण था। सबने तैयारी की और निकले, पर कुछ कदम बाद ही वे एक राक्षस अनुयायी से टकरा गए। कासा तुरंत सबको लेकर पीछे भागा। सफेद बालों वाले कुत्ता मालिक को मोटरसाइकिल ने टक्कर मारी। पत्नी उसे छोड़ न सकी, पीछे पीछे गई और आंख पट्टी उतार दी। हवा चली। कासा सबको लेकर कमरे में भागा। अन्ना ने आंख पट्टी उतारी तो देखा कासा की पट्टी से दिखता है। यह तो बस विश्वास पाने का उसका जरिया था। अपने मृत साथियों को याद कर ऐना सोफिया को उस राक्षसी अनुयायी से दूर ले जाती है। वे छत पर पहुंचते हैं, पर आगे कोई रास्ता नहीं। कासा भी वहां पहुंचता है और बेटी के बहकावे में सोफिया की आंख पट्टी हटाने की कोशिश करता है। उसके गले में हार देख कासा को एहसास होता है कि उसकी बेटी मर चुकी है और वे फिर कभी एक नहीं हो सकते। कासा दोनों को सीढ़ियों में खींचता है और पछताता है कि बेटी की मौत से वह दुखी था। पादरी द्वारा गुमराह होने से उसने गलतियां की थी और अब वह मुक्ति पाना चाहता है। तभी नीचे से हलचल हुई। पादरी अपने अनुयायियों के साथ आ गया। कासा ने तुरंत दोनों को छत से कूदने में मदद की। उन्हें एक कार मिली और वे पहाड़ के महल की ओर तेजी से बढ़े। दूर से केबल कार देखकर कासा ने गेट पर गाड़ी खड़ी कर ऐना को सोफिया सन पहले जाने को कहा। वह पादरी के पीछा करने वालों को रोकने के लिए रुका। उसने कार का ईंधन टैंक चला दिया। कुछ अनुयायी मारे गए, पर पादरी सुरक्षित था। अपनी मृत बेटी को याद कर कासा ने मन पक्का कर लिया। वह उस बूढ़े आदमी से निपटना चाहता था। इस बीच ऐना सोफिया को लेकर लोहे के टावर पर चढ़ चुकी है और राक्षस के पकड़ने से ठीक पहले वे दोनों चलती हुई केबल कार में कूद गए। कासा ने अपनी बेटी को आग से गुजरकर अपनी ओर आते देखा। उसे यकीन था कि यह सब सच नहीं है और उसने सरिया लहराते हुए हमला कर दिया। लेकिन आने वाला वो दुष्ट पादरी था, जो कासा से बहुत नफरत करता था। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहता था और दोनों खून के तालाब में गिर पड़े। मरने से पहले कासा ने चलती केबल कार को संतुष्टि से देखा। इस बार उसने अच्छा काम किया। केबल कार का दरवाजा खुलने पर ऐना ने देखा कि दरवाजे पर सशस्त्र कर्मी पहरा दे रहे थे। शरणार्थी किले पर सरकार का कब्जा था और वहाँ कई जीवित बचे लोग थे, जिनमें सोफिया की माँ भी थी। ऐना को उम्मीद नहीं थी कि अदृश्य राक्षसों पर गहरा शोध चल रहा था। वे राक्षस के अनुयायियों का रक्त निकालकर आंख खोलने पर होने वाली मौत की वैज्ञानिक समस्या का हल निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मौजूदा प्रगति देखकर अभी लंबा रास्ता तय करना है। यह बर्ड बॉक्स की दूसरी फिल्म का सारांश है। यह पहली की स्पिन ऑफ श्रृंखला है। पृष्ठभूमि समान है, पर कहानी अलग जगह पर है। नायक की पहचान में बदलाव ही कुछ नया है। आज के लिए इतना ही। अगली बार मिलेंगे।